रंजना इन सब बातों और कलेशों से इतनी परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। पर अचानक उसे याद आया कि उसकी जान उसकी नहीं है, उसके बच्चे की भी है। और ये सोचकर उसने अपने कदम पीछे हटा लिए। तो नमस्कार, मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीति में, और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है संयुक्त परिवार वाली बहू। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ, यानी आपके अपनी नीति के साथ। कहानी सुनने और सुनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके लिए लेकर आते रहूं। तो आइए सुनते हैं। तो रंजना की शादी एक बड़े परिवार में होती है। घर में वो तीसरे नंबर की बहू बनकर आती है। मन में बहुत सारे सपने लेकर वो घर में प्रवेश करती है। संस्कारों की धनी वो सास ससुर और बाकी सभी घर वालों की सेवा में लग जाती है। घर के सभी लोगों को खुश रखने की भरपूर कोशिश करती है। भाई बच्चों को तो इतना प्यार करती है कि बच्चे भी उसे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जो लोग उसे इतना प्यार करते थे वही उसकी पीठ पर छुरा भोंक रहे थे। दरअसल पहली बार ससुराल आने पर उसे इन लोगों के दिखावटी प्यार का पता ही नहीं चला। मायके वालों के पूछने पर उसने अपने ससुराल की इतनी तारीफ की कि मायके वाले बेटी की शादी करने के अपने फैसले पर खुश हो रहे थे। दूसरी बार ससुराल आने पर रंजना को अपनी दोनों जेठानियों की सच्चाई दिखने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि वो दोनों किस तरह हर काम उस पर थोप कर खुद काम चोरी भी कर रही थी और साथ ही ऐन वक्त पर पहुंचकर काम का सारा क्रेडिट भी ले रही थी। परंतु रंजना को ऐसी होशियारी नहीं आती थी। दरअसल वह उस माहौल में पली ही नहीं थी। छोटे से परिवार में अपने भाइयों के साथ ही उसने अपना जीवन व्यतीत किया था। नंबर बनाना किसे कहते हैं उसे पता ही नहीं था। और भाई जो चीज बचपन से नहीं सीखी वो एक दो दिन में क्या पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता कोई। खैर, रंजना उन्हें देखकर चालाकी करती, पर हर बार वो पहले से ज्यादा नीचा दिखा दी जाती। हद तो तब हो गई जब उसके सास ससुर जेठ देवर सब उसको बोलने लगे। वो मन ही मन सोचती कि क्या इन लोगों को मेरी सच्चाई नहीं दिखती। ये तो बहुत समझदार हैं, इन्होंने तो बहुत सी दुनिया देखी है, फिर ये क्यों सही गलत में अंतर नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जब भी रंजना अपने पति को ये सब बताती तो उसका पति यही कहकर टाल देता कि कोई बात नहीं, तुमसे बड़े हैं। लेकिन बात अब हाथ से निकल रही थी। जेठानियों ने सास ससुर को इतना भड़का दिया था कि वो उसके हमेशा बोलते रहते। एक बार रंजना ने इन सब मुसीबतों के लिए व्रत रखना शुरू किया। उसे लगा कि जिस तरह दो जेठानियां व्रत रखती हैं, उस दिन काम नहीं करती, उनके लिए नाश्ता भी बनाया जाता है, प्रसाद भी कोई ना कोई बनाकर देता है और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, उसी तरह उसकी भी सहायता होगी। पर नहीं, रंजना ने व्रत रखा तो, पर उसका उस दिन रोज के मुकाबले ज़्यादा उसे उस दिन रोज के मुकाबले ज़्यादा काम करना पड़ा। उसके लिए ना तो किसी ने प्रसाद बनाया और ना किसी ने नाश्ता। क्योंकि रंजना ने पहली बार ऐसा निर्जला व्रत रखा था, इसलिए उस दिन उसका शरीर ही नहीं काम कर रहा था। इसलिए उसने उस दिन खाना नहीं बनाया। खाना ना बनाने की सजा ये मिली कि जेठानी जी ने सासू जी से कंप्लेन कर दी और फिर सासू जी ने भी जो था अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि उसे ताने मारना, बोलना। बाकी घर के और सदस्यों ने उनका साथ दिया। सबने यही कहा कि ये रानी महारानी हैं, भाई जब व्रत नहीं रखा जाता तो इस घर में व्रत ना रखें, पर भाई काम तो करना पड़ेगा। एक बार रंजना के मन में आया कि वो कह दे कि मम्मी ये रोल बाकी सब पे क्यों नहीं लागू होता, पर वो चुप कर गई। आखिर तानों से तंग आकर रंजना ने रोना शुरू कर दिया। और करती ही क्या, रोने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी।
पर इस घर में तो वो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि कई बार रोने पर भी उसे बोला गया था कि वो अशुभ करवाने के लिए रोती है। इसलिए वो घंटों रजाई के नीचे मुंह बंद करके रोती या बाथरूम में रो आती। क्योंकि अब तो उसका पति भी उसके रोने पर उसे संभालने की जगह उसे गुस्सा करता था। वो सोचती कि अगर यही मुझे प्यार से समझा दें तो मैं सब भूल जाऊं, पर कहाँ, 2-3 महीने का प्यार खानदानी सोच तो नहीं बदल सकता ना। खैर, ये सोचकर रोते रोते वो सो जाती और अगले दिन फिर से उठकर काम में लग जाती। ऐसे करते कराते एक दिन वो पल आया जब रंजना को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो और उसके पति बहुत खुश थे, पर उसे क्या पता था कि एक और मुसीबत उसकी जिंदगी में आ गई थी। अब रोज की तरह वो काम करने में फुर्त नहीं रह गई थी। इसको लेकर भी उसे हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता। कभी कोई कहता कि ये नाटक करती है, कोई कहता भाई काम करते वक्त ही क्यों तकलीफ होती है, खाते समय तो भाई ठीक हो जाती है। लेकिन रंजना सब कुछ सहन करती। कोई कोई तो ये तक कह देता कि इतनी सुस्त इसलिए रहती है क्योंकि इसके पेट में लड़की है, पक्का ये लड़की को जन्म देगी। जब भी कोई जानकार या समझदार औरत घर पर आती तो उनके सामने रंजना को चलाकर दिखाया जाता, ताकि वो अपने अनुभव से रंजना की चाल देखकर बता सके कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। एक बाबा ने तो ये तक कह दिया कि पक्का पक्का ये लड़के की उम्मीद लगाकर बैठी है, इसको घमंड है कि इसके लड़का ही होगा। उस दिन तो घर वालों ने इस बात पर मुहर लगा दी कि ये घमंडी है। रंजना को ये उस दिन बहुत बुरा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे लड़का हो या लड़की। एक समय था जब रंजना को लड़की ही चाहिए थी। उसे लड़कियां बहुत पसंद थी। उन्हें सजाना, संवारना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की हो या लड़का। पर इन सब की बातों से परेशान हो वो रोज भगवान से कहती कि भगवान इस बार मुझे लड़का ही देना, ताकि इन सब समझदारों की समझदारी और इस बाबा की जो है भविष्यवाणी झूठी हो जाए। पर रोज के कलेश बढ़ते जा रहे थे। उसकी अवस्था से किसी को कोई भई मतलब नहीं था। सब उसके काम को ही ताड़ते थे, या यूं कह लें कि वो एक नौकरानी को देखते थे जिसकी हालत चाहे जितनी भी खराब हो, पर वो ड्यूटी पर समय से आए और अपनी ड्यूटी पूरी करे। और इन सब बातों और रोज के कलेश से एक दिन रंजना इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। पर अचानक उसे याद आया कि उसकी जान उसकी नहीं है, उसके बच्चे की भी है। समय बीतता गया और रंजना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब तो पूरा परिवार बहुत खुश हुआ, चाहे दिखावे के लिए हुआ। सभी रंजना को बधाई देने आने लगे। बच्चे के आने के बाद रंजना की मानसिक स्थिति भी ठीक रहने लगी। वो उसमें बिजी रहती और काम भी करती। परंतु रोज के कलेश में एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन रंजना ने अपनी सास को पलटकर जवाब दे दिया। वो दुखी हो गई थी कि सास इतनी उम्र में इतनी समझदार होने के बावजूद कैसे जेठानियों के भड़काने में आकर इतने दिन से उसे मानसिक उत्पीड़न दे रही थी। आखिर उसके सब्र का बांध टूटा और उसने जवाब दे दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके मायके को फोन गया और उसके पापा को जल्द से जल्द बुलाया गया, ताकि वो उसे अपने साथ ले जाएं और उन्हें उससे छुटकारा मिल जाए। खैर, जब उसके पापा आए तो सबने उसकी ही गलतियां निकाली। उसके पापा का सर शर्म से नीचा हो गया, आंखें आंसुओं से भर गई। रंजना ने अपनी सफाई में कहा तो बहुत कुछ, पर पिता ने भी यही कहा कि तुमने जो किया सो सही किया, इन्होंने जो किया वो शायद गलत किया, पर तुम्हें अपनी सास को जवाब नहीं देना चाहिए था। खैर, पिता का मान रखने के लिए रंजना ने सबसे माफ़ी मांगी और फिर से उसी घर में रहने लगी। पर इस वाक्य के बाद वो धीरे धीरे खुद को बदलने लगी थी। उसने अपने काम का एक दायरा बना लिया था। उसे सोचा कि अगर मैं बुरी हूं तो बुरी सही, अब इस संयुक्त परिवार में खास बनकर नहीं,
मुझे आम बनकर रहना है। आज भी वो सबकी आंखों में खटकती है। सभी उसकी पीठ पीछे जमकर बुराइयां करते हैं। कई बार उसे गुस्सा भी आता है। फिर वो सोचती है, चलो इस झूठ को भी सच कर दिया जाए। उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। वो किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती, किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। उसने अपने मन में सोच लिया है कि मेरा कोई नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना भाभी, कोई नहीं है। यहाँ तक कि उसका पति भी अपना सगा नहीं है। उसे अपने बच्चों के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है, उसे अपने लिए जीना है, और इसके लिए उसे इन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा, इन सबको इग्नोर करना पड़ेगा। उसे संयुक्त परिवार में रहकर अपने को इन सब से अलग रखना पड़ेगा। और यही सोचकर वो सबसे अलग हो गई है। रहती तो वो संयुक्त परिवार में है, लेकिन अब वो किसी की ज़्यादा सुनती नहीं है। कई बार उसके पिताजी का या माताजी का फ़ोन भी आता है और वो पूछते भी हैं कि बेटा तुम कैसी हो, तो बस वो हाँ में सिर हिलाती है। पहले उसका मन करता था, जब फ़ोन आता था तो मन करता था कि पिताजी से सब बता दे, माताजी से सब बता दे, और इतनी ज़ोर से रोए कि वो आकर उसे अपने सीने से लगाकर उसे उसके साथ ले जाए। लेकिन पहले माँ भी तो कहती थी कि बेटा कुछ भी हो जाए, उस घर से कदम बाहर मत निकालना। इसलिए आज वो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो हाँ में सिर हिला देती है कि हाँ पिताजी, अब सब ठीक है, अब मैं खुद ही संभाल रही हूँ। क्योंकि उसे पता है कि सब रिश्ते दिखावे के हैं। जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तब तक आपका कोई नहीं है। क्योंकि अब तो उसे अपने बोले गए झूठ को भी तो जिंदा रखना था कि पिताजी आप चाहिए, अब मैं सही हूँ। आज शादी के 12-15 साल हो गए हैं। उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, पर रंजना चालाकी अभी भी नहीं सीख पाई है। अब तो उसकी देवरानी भी आ गई है। रंजना से ज़्यादा भाई वो समझदार है। उसने 2-3 साल में ही सबके दिलों पर काबू कर लिया है। सबकी लाडली हो गई है और रंजना वैसे की वैसी है। चालाकी करती तो है आज भी, पर पकड़ी जाती है और अपने सच्चे व्यवहार के चलते बुरी भी है। बस इसी आस में जिंदगी काट रही है कि कभी तो उसे इस संयुक्त परिवार से छुटकारा मिलेगा, कभी तो उसे खुलकर जीने का मौका मिलेगा, कभी तो उसकी खुद की रसोई होगी जहां पर वो अपने और अपने बच्चों की पसंद का खाना बना सकेगी, जहां पर सिर्फ उसकी चलेगी। खैर, संयुक्त परिवार बहुत अच्छा होता है। सभी संयुक्त परिवार ऐसे नहीं होते, परंतु हर परिवार अच्छे भी नहीं होते, और इसी संयुक्त परिवार में कहीं किसी का मानसिक शोषण भी होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। कई रंजना जैसी लड़कियां हैं जो इस शोषण का शिकार होकर संभल जाती हैं, खुद को मजबूत बना लेती हैं, खुद को उन लोगों के अनुकूल ढाल लेती हैं, उन लोगों पर हावी नहीं होती तो उनको अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देती, और संयुक्त परिवार में रहकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बना के रखती हैं। पर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस शोषण से तंग आकर खुद की जिंदगी को खत्म भी कर लेती हैं। जब तो उनकी हंसने और खेलने की उम्र होती है तब तक तो वे घुटती रहती हैं, और जब इस शोषण से निकलने का अवसर मिलता है तब वो एक उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां उन्हें इस सब की जरूरत नहीं होती। वो उम्र उनके सत्संग की हो जाती है। तो ये है संयुक्त परिवार की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।